अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फॉरेन ट्रेवल्स रोकने के साथ साथ सोना ना खरीदने और वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी है। आइए इस न्यूज को आगे से जानते हैं। सोचो, एक नॉर्मल इंडियन क्लास फैमिली डिनर टेबल पर बैठी है। पापा यूरोप की ट्रिप के लिए प्राइसेस देख रहे हैं। मम्मी कजिन्स की शादी के लिए गोल्ड ज्वेलरी कंपेयर कर रही हैं। बेटा इंपोर्टेड स्नीकर्स खरीदना चाहता है। और तभी टीवी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच आती है। फॉरेन ट्रिप्स अवॉइड कीजिए, गोल्ड खरीदना कम कीजिए, पेट्रोल बचाइए और जितना हो सके भारतीय प्रोडक्ट्स खरीदिए। और पूरा घर एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट रोज नहीं देती। अगर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्राइम मिनिस्टर अचानक से बोलते हैं फॉरेन ट्रेवल कम करो, तेल बचाओ, सोना मत खरीदो और घर से काम करो, तो इसका मतलब कुछ बड़ा तो चल रहा है। और आज के वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स नहीं, इमोशंस नहीं, प्योर इकोनॉमिक्स, असली डाटा, इतिहास और दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ, और वो सच जो शायद टीवी डिबेट्स में कभी नहीं बताया जाएगा। आज हम समझेंगे इंडिया को फॉरेन ट्रिप्स से प्रॉब्लम क्या है, डॉलर और फॉरेक्स एक्चुअली होते क्या हैं, ऑयल प्राइसेस इंडिया को इतना डराते क्यों हैं, गोल्ड इंडिया की इकोनॉमी को साइलेंटली डैमेज कैसे करता है, जापान, चाइना और साउथ कोरिया ने इस क्राइसिस में क्या किया, क्या इंडिया इकोनॉमिक डेंजर में है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर भारत को फ्यूचर में स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ वेकेशंस की नहीं है, ये स्टोरी 21वीं सदी में इकोनॉमिक सर्वाइवल की है। और वीडियो के एंड तक आप फॉरेन वेकेशन, पेट्रोल के प्राइसेस और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखोगे, नए नजरिए से जानोगे। मैं हूं प्रवीण चौधरी, वर्ल्ड नाउ पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने नागरिकों को बोला है कि बिना बात की फॉरेन ट्रेवल्स अवॉइड करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, कोशिश करो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दो, सोना खरीदना थोड़े दिन के लिए टाल दो और जितना हो सके स्वदेशी अपनाओ, भारतीय प्रोडक्ट खरीदो। अब बहुत लोगों ने इसको नेशनलिज्म बोल दिया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा सरकार असल में भारत के फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर आने से पहले की प्रिपरेशन कर रही है। और अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझते तो एक सिंपल लाइन में याद रखो, भारत को सरवाइव करने के लिए डॉलर्स चाहिए, रुपी नहीं, डॉलर्स। क्योंकि इंडिया दुनिया से इंपॉर्टेंट चीजें खरीदता है और उन सब का पेमेंट डॉलर्स में करता है, जैसे तेल, क्रूड ऑयल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेमीकंडक्टर चिप्स जो आपके मोबाइल और लैपटॉप में यूज होती हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट्स और बहुत सारी मशीनरी। मतलब अगर इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो ज्यादा डॉलर भी भरा बाहर जाएगा, और अगर डॉलर बहुत फास्ट बाहर जाने लगा तो इकोनॉमी पर प्रेशर और दबाव बढ़ेगा। इसीलिए सरकार अभी से अपने वार्निंग मोड में आ गई है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी समझनी है तो सिर्फ एक चीज फॉलो करो, तेल। इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। सोचो इसका मतलब क्या है। हमारी कार्स इंपोर्टेड ऑयल पर चलती हैं, फैक्ट्रीज इंपोर्टेड ऑयल से डायरेक्टली ऑपरेट होती हैं, फ्लाइट्स इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करती हैं, और ट्रक्स, जितना भी लॉजिस्टिक, फूड सप्लाई, ऑनलाइन डिलीवरी, सब कुछ। अब इमेजिन करो मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है और तेल के दाम अचानक $70 से बढ़कर $120 पर बैरल पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है। मतलब साफ है, इंडिया को इंपोर्ट बिल ज्यादा देना पड़ेगा, रुपया कमजोर हो रहा है, पेट्रोल महंगा, खाने के दाम बढ़ गए, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर हम जैसे मिडिल क्लास पे आ रहा था। और इसीलिए सरकार ऑयल को सिर्फ ऑयल के नजरिए से नहीं देखती, ये इसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू मानती है। जब इतना सब जुड़ा हो तो इसे एक नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। अमेरिका तो खुद ऑयल प्रोड्यूस करता है, सऊदी अरेबिया उसके पास इतना भरमार ऑयल है कि वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया इंडिया तो ऑयल इंपोर्ट करता है। और इसी वजह से जहां भी ग्लोबल टेंशन, कहीं भी लड़ाई, दुनिया में वॉर होता है तो इंडिया पे सबसे पहले इफेक्ट डायरेक्टली हिट आता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, आखिर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। नाम बोरिंग लगता है, लेकिन यही किसी भी देश की इमरजेंसी सर्वाइवल का फंड होता है। आसान लैंग्वेज में समझते हैं, ये वो करेंसी होती है जो देश अपने आने वाली क्राइसिस, बुरे वक्त के लिए बचा के रखते हैं। इनका इस्तेमाल होता है इंपोर्ट्स की पेमेंट करने के लिए, जो हम बाहर से सामान लेते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, रुपए को स्टेबल रखने के लिए, इन्वेस्टर का भरोसा रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। चलो मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक परिवार 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन 2 लाख खर्च कर देता है, तो क्या होगा भाई, उसकी तो सेविंग्स खत्म होंगी ना। ऐसा ही हाल है एक देश का होता है। अगर भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करे और उतने डॉलर एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट से ना आए तो फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब रिजर्व बहुत तेजी से लो होते हैं
तब देश क्राइसिस में चली जाती है। और इंडिया के साथ ये पहले भी हो चुका है। याद करो 1991 का टाइम, शायद आज के यंग ऑडियंस को ये आइडिया भी नहीं होगा कि वो वक्त कैसा था। लेकिन 1991 में इंडिया लगभग बैंकरप्ट होने की कगार पे था, कंगालिया हालत तक पहुंच गया था। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट के पैसे रह गए थे। और फिर क्या हुआ? इंडिया को अपना गोल्ड फॉरेन बैंक्स के पास गिरवी रखना पड़ा। जी हाँ, भारत ने लिटरली अपना गोल्ड गिरवी रखा था अपने आप को सरवाइव करने के लिए। उस क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी ने एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट की, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम सब जानते हैं। इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमी ओपन की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, भारत धीरे धीरे स्ट्रोंगर बना। आज का भारत 1991 वाला भारत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतिहास से कुछ तो लेसन लिया होगा ना। क्राइसिस का वेट नहीं करना चाहिए, तैयारी करो पहले ही। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट हमें अभी से वार्निंग के सिग्नल दे रही है। अब बहुत लोग बोलेंगे, भाई मेरी तो यूरोप की ट्रिप से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो? प्रॉब्लम इंडिविजुअल से नहीं है, प्रॉब्लम बड़े लेवल पर है, स्केल से है। जब लाखों लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं ना, तो डॉलर्स इंडिया से बाहर जाते हैं। किस रूप में? फ्लाइट्स के रूप में, होटल्स के रूप में, शॉपिंग, लग्जरी स्पेंडिंग, महंगी महंगे सामान और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट, ये सब फॉरेन करेंसी को आउटफ्लो के तौर पे क्रिएट करते हैं। अब कंपेयर करो डोमेस्टिक टूरिज्म से। अगर आप हिमाचल, केरल, राजस्थान या नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करते हैं तो इंडियन होटल्स ही कमाएंगे, इंडिया के टैक्सी ड्राइवर्स का ही पैसा बनेगा, और लोकल रेस्टोरेंट्स की इनकम बढ़ेगी, लोकल दुकानदारों को पैसा आएगा, मतलब पैसा इंडिया के अंदर ही घूमता रहेगा। इसीलिए सरकार डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देती है। और ये सिर्फ देशभक्ति नहीं है, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी है। और कहीं ना कहीं सोना हमारे देश में इमोशनल वीकनेस बना हुआ है। भारत और सोने का रिलेशन कहीं ना कहीं इमोशनल जुड़ाव है। आप खुद देखिए, शादी होगी तो सबसे पहले सोने की चिंता होती है, कोई भी त्योहार होगा तो हम सोने के बारे में सोचते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो सबसे पहला ख्याल सोने के बारे में आता है। और दूसरी तरफ स्टेटस का सिंबल भी कहीं ना कहीं आज के टाइम में सोना है। लेकिन इकोनॉमिस्ट गोल्ड को अलग तरीके से देखते। क्यों? क्योंकि इंडिया ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है, इंडिया ज्यादातर गोल्ड बनाता नहीं, और गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। मतलब ये बदले में कुछ नहीं देता, ना तो फैक्ट्रीज में जॉब्स बनाता है, ना किसी टेक्नोलॉजी के बनाने में योगदान करता है, और ना किसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है। इकोनॉमिस्ट ने इसको डेड कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्टिव यूज होने की जगह लॉकर में लॉक हो जाता है। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा बार बार गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, नई स्कीम्स जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी स्कीम्स लॉन्च करती है। लेकिन भारतीय कल्चर में गोल्ड की इंपॉर्टेंस बहुत अंदर तक घुसी हुई है, डीपली रूटेड मानी जाती है, स्पेशली शादियों में। और इसीलिए गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा लगातार दबाव बनाए रखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं, इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म। ये कोई नया शब्द नहीं है, आप सब लोग इसको जानते हैं। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, ये हमारी खरीदारी, हमारे यूज करने के, हमारे कंजम्पशन चॉइस सबके अंदर होती है। मतलब भारतीय इंसान भारतीय प्रोडक्ट खरीदे, जिसको नारा दिया गया स्वदेशी। जरा तेल बचाना सीखें, जितना हो सके अपने भारत के अंदर घूमने की कोशिश करिए, और जितना हो सके अननेसेसरी इंपोर्ट्स अवॉइड करना सीखिए। ये सब भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है। और दुनिया भर की सरकारें क्राइसिस में यही मैसेज यूज करती हैं, क्योंकि मॉडर्न लड़ाइयां सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। आज की लड़ाइयां होती हैं तेल के दामों से, ट्रेड वॉर्स से, सैंक्शन से, टेक्नोलॉजी पर, और सप्लाई चेन के कंट्रोल से। और जब कोई देश आर्थिक तरीके से कहीं पे डिपेंड होता है ना, तो वो बहुत वल्नरेबल होता है। अगर इंडिया का ये हाल है, क्या दूसरे देशों का भी यही हाल है? आइए एक एक करके समझते हैं, जिन्होंने बुरा वक्त देखा और उससे उभर के आए, उन देशों को ने आज के टाइम में कैसे टैकल टैकल किया हुआ है। जापान, जापान जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लगभग खत्म हो गया था, लेकिन जापान ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। उन्होंने नारे लगाए बाय जैपनीज, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया और उसको बढ़ावा दिया। शुरुआत में दुनिया जैपनीज प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाती थी, लेकिन धीरे धीरे आप सबने देखा है, आज के टाइम में टोयोटा, सोनी, होंडा, पैनासोनिक जैसी कंपनियां ग्लोबल जायंट्स बन गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बन के उभरी हैं। वहीं अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में लगभग कोलैप्स होने की कगार पे था। तब साउथ कोरिया के नागरिकों ने अपने घर में रखा हुआ सोना नेशनल रिकवरी के लिए डोनेट किया था। सोच के देखो, आम लोगों ने देश को बचाने के लिए
अपनी घर ज्वेलरी तक डोनेट कर दी। वहीं चाइना दशकों तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता रहा और आज इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, रेयर अर्थ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में डोमिनेट कर रहा है। ये अचानक होने वाली चीज नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी। वहीं अमेरिका भी खुलेआम बोलता है बाई अमेरिकन और ऐसी पॉलिसीज को प्रमोट भी करता है, क्योंकि हर देश समझ गया है किसी पर डिपेंड रहना मतलब वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। अब खुद ही जवाब दीजिए, क्या भारत कोलैप्स होने की कगार पर है? मेरे हिसाब से नहीं। भारत 1991 की तरह इमरजेंसी में तो नहीं है, लेकिन हाँ, कमजोर हालत बनने की कगार पर है। अंतर समझो, गवर्नमेंट क्राइसिस आने से के बाद रिएक्ट नहीं करना चाहती, वो पहले तैयारी करना चाहती है। और सच पूछिए तो स्मार्ट गवर्नमेंट वही करती है, क्योंकि अभी दुनिया पहले ही अनस्टेबल सिचुएशन में है। कहीं वॉर्स, कहीं पे ऑयल शॉक, महंगाई, सप्लाई चेन में रुकावट और सबसे ज्यादा करेंसी पे प्रेशर। और इंडिया जैसा इंपोर्ट हैवी कंट्री जो इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, उसको तो सावधानी बरतनी होगी। और अगर आप गहराई से समझोगे, भारत सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ हमारी पॉपुलेशन ही काफी नहीं है। ताकतवर देश के पास पॉपुलेशन और आर्मी से ज्यादा भी बहुत कुछ होता है। उसके पास हैवी मैन्युफैक्चरिंग, नई टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स और इनोवेशन पे लगातार ध्यान। इंडिया अभी भी बहुत क्रिटिकल सेक्टर्स में इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर सोचो तो फोन, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल्स और लग्जरी गुड्स हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या हम उतना प्रोड्यूस भी करते हैं? सवाल गहरा है, सोच कर देखिए। और यही भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर आप सोच रहे होंगे और बहुत लोग सरप्राइज भी होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो वर्क फ्रॉम होम की भी बात की थी, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के एंगल से देखो तो लॉजिक क्लियर है। कम घूमना फिरना, कम तेल का यूज, तेल कम यूज तो इंपोर्ट में भी गिरावट, और इंपोर्ट में गिरावट होगी तो पॉल्यूशन अपने आप ही कम होगा और ट्रैफिक पे असर पड़ेगा। कोविड-19 के टाइम में भी आपने देखा था ऑयल डिमांड अचानक से गिर गई थी। क्यों? आप सबको पता है, क्योंकि सब लोग अपने घर से काम कर रहे थे। गवर्नमेंट अब फिर से रिमोट वर्क को सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, अर्थव्यवस्था का एक हथियार की तरह देख रही है। और इस पे एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देते हैं। डेनियल यार्गिन हमेशा बार बार बोलते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी। अगर कोई देश के पास अपनी खुद की एनर्जी प्रोड्यूस और यूज करने का मौका है, तो वो सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। पुराने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी बार बार बाहर से कमजोरियां, वल्नरेबिलिटीज मैनेज करने के लिए वार्न भी किया था। और इकोनॉमिस्ट बार बार सजेस्ट करते हैं कि भाई, रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करो, स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाओ। क्योंकि अगर लंबे टाइम तक सरवाइव करना है तो खाली नागरिकों का सेक्रीफाइस ही मायने नहीं रखता, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी इतना ही जरूरी है। तो अब आप सोच रहे होंगे फिर भारत को करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम तो जितना हो सके तेल पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। हमें बढ़ावा देना चाहिए सोलर एनर्जी को, ईवीज को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन जो एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जो आने वाला फ्यूचर है, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग को भी हमें बढ़ाना होगा, जिसमें ज्यादातर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और मशीनरी जैसी चीजों को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, अपने स्वदेश में ही बनाना होगा। वहीं जितना हो सके हाई वैल्यू एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। इंडिया सिर्फ सर्विस इकोनॉमी पे सरवाइव नहीं कर सकता, खाली आईटी सेक्टर्स की सर्विसेज पे डिपेंड नहीं कर सकता। भारत को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने का पावर हाउस बनना होगा। और सबसे बड़ी बात, डोमेस्टिक टूरिज्म को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर भारत साफ सुथरा और बेटर कनेक्टेड होगा तो टूरिज्म सिस्टम अपने आप बनेगा। इंडिया के ही नहीं, और देशों से भी लोग हमारे यहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का भी ज्ञान अच्छे से देना होगा। उन्हें क्लियरली समझ आनी चाहिए कि इससे हमारा फायदा है और इससे हमारा नुकसान। तो अगली बार जब आपसे कोई बोले मेरी फॉरेन ट्रिप से क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखना, ये डिबेट सिर्फ वैकेशन का नहीं है। ये डिबेट है, क्या भारत फ्यूचर ग्लोबल शॉक को हैंडल करने लायक इकोनॉमी बन पाएगा? क्योंकि असली नेशनल पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं आती, असली नेशनल पावर आती है स्टेबल इकोनॉमी से, स्ट्रॉन्ग करेंसी से, एनर्जी सिक्योरिटी से, मैन्युफैक्चरिंग से और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस से। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट आज अपने नागरिकों को वार्निंग दे रही है, क्योंकि हिस्ट्री ने एक चीज बार बार प्रूव की है, देश क्राइसिस के टाइम में स्ट्रांग नहीं बनते, देश स्ट्रांग तब बनते हैं जब वो क्राइसिस आने से पहले तैयारी करके रखते। और अब सवाल ये नहीं है कि फॉरेन ट्रिप्स बंद होनी चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है, क्या भारत आने वाले टाइम में इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बन पाएगा कि उसे कभी अपने नागरिकों को ऐसी अपील करने की जरूरत ही ना पड़े? और असलियत में इसका जवाब आने वाले 10 साल डिसाइड करें।
थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आने वाले भारत और दुनिया की न्यूज की डीपली एनालिसिस के लिए बने रहिए वर्ल्ड नाउ पर मेरे साथ।